नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं कई वर्षों से कायम कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी विषय कुछ ऐसे सामने आते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, अपने प्रोग्राम को के आरंभित क्षणों में कुछ कह पाना। क्योंकि जब मैं इस कार्यक्रम को करने से पहले इस विषय की रिसर्च पढ़ रहा था, तो हर कार्यक्रम की हम लोग रिसर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं। हम आज बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी कि मजबूर करके, एक्सप्लॉइट करके जो इस किस्म से किसी के जिस्म का धंधा होता है इस मुल्क में। और जैसे मैंने कहा कि कोई तरीका नहीं है, ये बड़े अलग किस्म का विषय है। सिवाय शर्म सर अपना जो है शर्म से झुकाकर अफसोस जाहिर करके इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ज़रा इन आंकड़ों को आप देखिए तो एनसीआरबी की जो 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से, और मैं अपने पैनल से भी बोलूँगा गौर करें, बहुत गंभीर मसला है। कहते हुए भी आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम जिस सभ्य समाज में जी रहे हैं या जीने का दावा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, पिछले 2 दशक से ज़्यादा। तो उसकी ज़रा तस्वीर देखिए। इस देश में, इंडिया में 25% जो है बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के सरकारी डाटा के हिसाब से 25% 2015 तक के उनके डाटा से बढ़ोतरी हुई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में। यानी कि ये जो भी लोग ये सेक्स ट्रेड को चला रहे हैं, इन्होंने उसमें 25% से ज़्यादा तरक्की की है। खाली इतनी सी बात। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर उसकी आप तुलना करें पहले की स्थितियों से, यानी कि 2015 के पहले के वर्षों से, तो आप सोच सकते हैं। तो क्या बोलूं, बहुत सारा आंकड़ा है, बहुत सारी जानकारियां हैं, जो बिल आ रहा है उसके डिटेल है। लेकिन ये सवाल सबसे ज़्यादा हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्यों, किन हालात में, किन मजबूरियों में, किन आर्थिक परिस्थितियों में, किन सामाजिक परिस्थितियों में, किन पारिवारिक परिस्थितियों में ये इस स्तर का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता है। और इस खाली कानून की तो बहुत बड़ी भूमिका है, उससे बड़ी भूमिका तो किसी की नहीं है। खाली कानून नहीं इसको चेक करता। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा इस प्रोग्राम में। एक व्यक्ति आफाक पकड़ा गया और उससे साबित हुआ कि जिसे हम नए युग का हिंदुस्तान कहते हैं, बड़े शहर कहते हैं, मेट्रो कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति इस धंधे को करके कहां तक पहुंच जाता है और कितना समय लगता है उसके गले तक, उस व्यक्ति के गर्दन तक हाथ पहुंचने में। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जीबी रोड पर एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने के 4 दिन बाद कमला मार्केट पुलिस थाने के 42 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुछ पुलिस वालों से सांठगांठ थी। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इसे रूटीन ट्रांसफर बता रहे हैं। इस कोठे में मीडिया को देखते ही भगदड़ मच गई। देखते ही देखते 100 से ज्यादा ग्राहक और दलाल भागने लगे। क्राइम ब्रांच का दावा है कि ये जीबी रोड पर सेक्स रैकेट चलाने वाले आफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा का कोठा है। इस दंपत्ति के यहाँ 6 कोठे हैं। इनमें 40 कमरों में करीब 250 लड़कियां रहती हैं और इनसे हर रोज की कमाई करीब 10 लाख रुपए महीना है। इस मामले में पुलिस ने आफाक और उसकी पत्नी सारा के अलावा 6 और लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा 3 नायिकाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कोठों पर लड़कियों को कंट्रोल में रखती हैं। सायरा खुद भी कभी कोठे में नायिका थी। गरीब घरों की बच्चियां होती हैं दूर दराज के स्टेट्स में और इवन नेपाल में, वहां से ये बेला फुसला के अपनी नायिकाओं के थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू, दलालों के थ्रू उनको दिल्ली ले आते हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 1 करोड़ कीमत की 6 महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। इसके अलावा दिल्ली के भगवान नगर में घर, जैतपुर में स्कूल और फार्म हाउस, बेंगलोर में 2 मकान और कई और शहरों में संपत्तियां हैं। हाल ही में आफाक ने
दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक कोठी खरीदने के लिए 50 लाख रुपए भी दिए थे। आफाक के एक ही बैंक अकाउंट से 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। पुलिस का अनुमान है कि आफाक ने इस धंधे से करीब 100 करोड़ की संपत्ति कमाई है। सायरा और आफाक कई बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन कमजोर कानून का फायदा लेकर बचते रहे। पुलिस के मुताबिक जीबी रोड की हजारों दर्दनाक कहानियों का गुनाहगार आफाक और उसका गैंग है। इसके अलावा यहाँ पर 2 से 3 ऐसे और बड़े गैंग हैं जिनका जीबी रोड के 80% कोठों पर कब्जा है। पुलिस ने इस गैंग पर पहली बार कड़ी कार्रवाई की है और पुलिस का ये दावा है कि बहुत जल्दी ही जो बाकी के गैंग हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं और हम संक्षिप्त रखेंगे। यहाँ पर एक नौजवान ऑडियंस है, आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सीरियस इशू है ये। और जैसे मैंने कहा, ये इतनी हिंदुस्तान के अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, शहरीकरण की प्रॉब्लम है। जितना हिंदुस्तान बदल रहा है, छोटे शहरों का एक बहुत बड़ा टियर 2 टियर 3 सिटीज़ का हिंदुस्तान आ रहा है तो ये जिन परिस्थितियों में मजबूर करके ये काम करवाया जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा और विषय वहाँ से। बहुत जानकार पैनल है, इनको सुनिएगा। हमारे साथ स्वाति मालेवाल जी हैं जो कि चेयरमैन है डीसीडब्ल्यू की। बीके गुप्ता साहब को आप सब लोग जानते हैं, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के। साथ में भुवन रिबू हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं और नेशनल सेक्रेटरी हैं बचपन बचाओ आंदोलन के। साथ में रविकांत जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है शक्ति वाहिनी के, जो महिलाओं के को लेकर जो ट्रैफिकिंग की समस्या है उसके ऊपर काम करती है। पहला पॉइंट हम ये रखेंगे कि इसमें कानून के बदलाव से क्या क्या बदलाव की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक बिल का प्रावधान है, उसके भी डिटेल्स हैं। मैं बिल के डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन हम सब ये जानना चाहेंगे कि क्या एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम, क्या वो कमजोर है? इसलिए सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो कानून के बदलाव की। स्वाति जी। देखिए, कानून पे आने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि 3 किलोमीटर पार्लियामेंट से एक ऐसी जगह चलती है दिल्ली में जो कि जीबी रोड है, जहाँ का आपने केस ये बताया आफाक का। 1 साल से हम लोग वहाँ पे रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। 3 किलोमीटर देश की संसद से वहाँ पे रेगुलरली हम लोग विजिट कर रहे हैं। और जब मैं पहली बार वहाँ पे गई तो मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। एक एक औरत को 30-30 आदमियों के साथ सोना पड़ता है। अगर दिन में आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको पिंप मिलेगा जो कहेगा कि 12 साल की मस्त लड़की तुम्हें चाहिए क्या। इस तरीके की स्थिति वहां पर है। 50 रुपए से कम मिलता है। मैंने मुंबई में बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर, ऐसी बदबू एक वहां से आती है जो कि मुझे लगता है तभी हो सकती है जब एक आत्मा, जो ये महिलाएं वहां पे काम कर रही हैं, उनकी आत्मा को रोंदा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बार बार रेस्क्यूज भी होते हैं। दिल्ली महिला आयोग भी रेस्क्यू करा रही है, दिल्ली पुलिस भी रेस्क्यू करा रही है। एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है रेस्क्यूज कराने में। इनफैक्ट मैं क्रेडिट देना चाहूंगी कि एनजीओ से ही मैक्सिमम रेस्क्यूज एक तरीके से दिल्ली में हो रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन मीडिया की आलोचना होती है, लेकिन मैंने स्थानीय स्तर पर देखा है, मुंबई में देखा है, दिल्ली में देखा है कि उसकी भी एक भूमिका होती है। बहुत जानकारियां उससे आपके सिस्टम को मिलती है, पुलिस के सिस्टम को मिलती है। अब जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जीबी रोड से ही अगर हम लिंक करके देखें, जो दिल्ली महिला आयोग पिछले 1 साल से जूझ रहा है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे कि एक्चुअल ओनर कौन है जीबी रोड की ब्रॉथल का। क्या आप विश्वास करेंगे कि दिल्ली में किसी को नहीं पता? से बनी हुई जगह है, ये वर्षों से बनी हुई जगहें हैं, ये पता नहीं कितने सालों से चल रही हैं। अगर हम दिल्ली पुलिस से पूछते हैं तो दिल्ली पुलिस को नहीं पता है। अगर हम दिल्ली सरकार से पूछते हैं तो दिल्ली सरकार को नहीं पता है। हम एमसीडी से पूछते हैं तो एमसीडी को नहीं पता है। तो दिल्ली महिला आयोग में पिछले 3 महीने से 3 कमिटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हु ओन्स दीज प्लेसेस। बिकॉज जो कानून है वो बहुत क्लियर है कि अगर कोई महिला रेस्क्यू होती है तो उस में जो ओनर है उसके ऊपर सजा जो चला रहा है। सही बात है। तो अब जो ये आफाक का पूरा केस सामने आया है, जो दिल्ली पुलिस ने पहल करी है, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इस बार पहली बार कुछ जो बिल्कुल वहां पे आम महिलाएं काम कर रही हैं उनको पकड़े जाने के साथ साथ उनसे ऊपर की एक चेन पकड़ी गई है। एक आरटीआई पर, साथ में आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा, या ये जानकारी के फॉर्म में कार्यक्रम में भी रहेंगी। तो एक आरटीआई दिल्ली के एक व्यक्ति ने जब फाइल की तो उसके रिस्पांस में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की, जो स्वास्थ्य और परिवार से जुड़ा जो मंत्रालय है, उसके हिसाब से तकरीबन 9 लाख, सरकारी जानकारी के हिसाब से 9 लाख फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं इस मुल्क में। 9 लाख, तो
हाँ सत्य। और इनमें से 5,000 तो दिल्ली में यहीं पे ये जीबी रोड पे ही जी। हैं और बहुत ही बुरे हाल में हैं। और जैसे मैं कह रही थी, ज़रूरी ये है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे आफाक मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, तो अगर वो चुनाव लड़ रहे थे इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, वो हाथ पकड़ने की जरूरत वो है। नेक्सस है। वो नेक्सस है, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी है। जी पीके गुप्ता साहब, जैसे मैं ये डिटेल्स पढ़ रहा था, ये जो नया बिल है उसके बारे में बहुत सारे इसमें पॉइंट्स, हमने कहा हम बिल पर कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, पनिशमेंट से जुड़े पॉइंट्स हैं नए बिल में, नए क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, नए खास कोर्ट्स बनाने से लेकर हैं, लेकिन जो अभी तक था उसमें इतनी क्या कमजोरियां थी? आप दिल्ली के बेहतरीन पुलिस कमिश्नर्स में गिने जाते रहे हैं, तो क्या था कि जो इस पे इतना तगड़ा क्रैकडाउन नहीं हो पाया? अभिज्ञान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये सबसे बड़ा एक थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम है, विमेन ट्रैफिकिंग। बट अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आने से पहले अपने क्राइम ब्रांच वालों से पूछ रहा था कि भैया ये बताओ कि कन्विक्शन कितने केसेस में हुए। मेरे पास वो भी डिटेल है, तो वो कन्विक्शन आप देखेंगे बिल्कुल ही मिसिंग है। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। मैं आपको conviction जब नहीं होती, ये पॉइंट रखा है बीके गुप्ता इस साहब, धंधे में इतना पैसा होता है, दे एंगेज द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स। सिर्फ 2015 तक बीके गुप्ता साहब ने एक अच्छा पॉइंट रखा है, तो उसको हम आंकड़ों में जल्दी जल्दी डाल दें आप लोगों के लिए। 19,717 केसेस जो है वो ट्रायल का इंतजार कर रहे थे 2015 तक। सारा एनसीआरबी का डाटा मैं दे रहा हूं, जिसमें से 15,144 मसले जो हैं वो उससे पहले के साल के थे, यानी कि 2014 के थे। अब मतलब जो इनका गुप्ता साहब का पॉइंट है, सिर्फ इसमें से जरा ध्यान से सुनिए, 19,717 जो पेंडिंग केसेस रहे होंगे, सिर्फ इसमें से 2,075 के ट्रायल्स पूरे हुए। सिर्फ 1,251 लोग बरी हुए, एक्विटल्स हुए, ठीक है, और 824, जो मेरे ख्याल में शायद 19,007 10% से भी आधा होगा, 824 मसलों में कन्विक्शन हुआ। तो आपके पॉइंट का जवाब मिल गया। तो ये है जो सरकारी आंकड़ों के माध्यम से मैं बता रहा हूं, बाकी तो हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है। ये जीबी रोड के बारे में और बताना चाहूँगा कि हमारे कई पुलिस ऑफिसर जो बड़े ही सक्रिय और बड़े ही कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने ये ब्रॉथल्स के क्लोजर के आदेश भी दिए, बिकॉज डिप्टी कमिश्नर कैन, बट समहाउ द अदर आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ पे जाके इन सब ब्रॉथल्स को दोबारा खोल दिया जाता है। क्या नया बिल है या कोई और कानून में तब्दीली से सिचुएशन बदल सकती है? देखिए, अभी बच्चों के मसले पर तो आ ही नहीं पा रहा, वो एक अलग बहुत बड़ी समस्या जी, है। आपने कन्विक्शन पे बात किया है जी। और हम लोग लगातार सारे जीबी रोड में जितने रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं हम लोग करते हैं जी। मैं आपको बताऊं कि जब NGOs की बहुत बड़ी भूमिका जब है, केसेस बहुत दर्ज बड़ी, होते इसमें कोई हैं दो राय नहीं है। तो वहां पर किराया के लोग अरेस्ट होने वाले होते हैं, कभी रियल कल्प्रेट्स नहीं पकड़े जाते हैं। पुलिस को वाहवाही मिल जाती है कि दे हैव रेस्क्यूड 2 गर्ल्स और उसके बाद 2 लोग गिरफ्तार हुए। उन केसेस का क्या होता है कि देखिए, ट्रैफिकिंग हम लोग बोलते हैं संगठित अपराध है और ऑन गोइंग ऑफेंस है। लड़कियों को बंगाल से उठा करके लाया जाता है, मुगल सराय में उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, दिल्ली में ला करके उसको बेचा जाता है कोई, और इसमें कई तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई खरीदता है, कोई प्रोक्योर करता है, कोई ट्रांसफरर है, कोई हार्बरर है, हर तरह के लोग हैं, कोई पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हर तरह के लोग हैं। पर कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इन नेक्सस को नहीं पकड़ता है। दे ओनली कंसंट्रेट कि केस पे जाएं, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 2 लड़कियां रेस्क्यू हुई। कन्विक्शन की आप साहब बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि लड़कियां रेस्क्यू हो जाती है, नारी निकेतन में जाने के बाद दे गो बैक टू देयर होम्स। ना आईओ संपर्क में रहता है, ना कोई संपर्क में रहता है। दुखद बात यह है कि जब उसको कोर्ट की समन आती है तो पहला व्यक्ति जो उससे संपर्क करता है वो ट्रैफिकर करता है, बोलता है, और वो कमर तोड़ गरीबी में रहती है। 10,000 रुपया तुम ले लो, मत जाओ कोर्ट में। जीबी रोड के मैक्सिमम केसेस में विक्टिम्स आते ही नहीं है, उसके अलावा पैसे लेकर के वहां से आएंगे नहीं। और साहब, जस्टिस हम लोग बोलते हैं कि बहुत, अब आपको शायद समझ में आ रहा है क्यों मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि मैं क्या आपने अपनी राय और इंट्रो आपके सामने आपको मैं और भी बताता हूं कि जस्टिस उस बच्ची के लिए देने वाला वहां ना कोई स्टेट खड़ा रहता, ना कोई सरकार खड़ी रहती। जब कोर्ट की समन जाती है तो वो बच्ची के माँ बाप, अगर वो पूरे विरोध सहल के दिल्ली आते हैं, 4 दिन की जर्नी करके आना होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता, वो बच्ची उधार ले करके
पैसे लेकर के दिल्ली आती है और तब आकर के कोर्ट में डिपोज करती है। पूरी सिस्टम की जरूरत है कि उस विक्टिम को सपोर्ट करें, एंड दैट इज व्हाट द न्यू लॉ इज अबाउट, कि उसमें विक्टिम कंपेंसेशन, विक्टिम सपोर्ट, विक्टिम रिहैबिलिटेशन, ये सब चीजों की हम लोग नए कानून में बात कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट्स का जिक्र है इसमें, जो नया बिल है उसमें जिक्र है कि यूनिफाई करिए, एक सा बनाइए जो मौजूदा कानून है ताकि वो सरल हो। और इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी बनाने की बात हो। इंटरस्टेट, ठीक है, हाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें सर, क्योंकि कानून अपने आप में कुछ नहीं होता अगर उसका अनुपालन न किया जाए। सही बात, आप अच्छे से अच्छा बना लीजिए। और हम समझते हैं कि जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है वो 1956 में आया था। भारतीय दंड संहिता 1861 से है, हाँ 1861 से। बाइंग और सेलिंग ऑफ अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और इलिसिट इंटरकोर्स, ये भारतीय दंड संहिता में धारा 373 और 372 है। 372 होती है सेलिंग की, 373 होती है बाइंग की। कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? 111 और 11। 2015 के आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं उसी में ये जोड़ रहा हूं। वर्ष 2008 से 2012 के बीच में भारतीय संसद को दी गई जानकारी के अनुसार चाइल्ड ट्रैफिकिंग के भारत में 4,52,679 मुकदमे 679 केसेस आए सामने। मुकदमे कितने दर्ज हुए? 25,006। 6% ऑफ रिपोर्टेड केसेस अगर हम उसको मुकदमों में तब्दील करते हैं तो ये होता है। कन्विक्शन कितने हुए? 0.6%, 3394। ठीक है। दूसरा, कानून में क्या कमियां हैं? कानून में कमियां अभी हमारे भाई साहब कुछ बता रहे थे। पहली, कानून में सबसे बड़ी कमी है अकाउंटेबिलिटी की। भारत में 1,35,000 बच्चे गायब होते हैं, कहां जाते हैं और कितने एफआईआर दर्ज होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2013 को बचपन बचाओ आंदोलन के केस में कहा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगी जब भी कोई बच्चा गायब होगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होने के बाद कितनी हुई है? लगभग 41,000। वो जो बाकी बच्चे हैं जो अनट्रेस्ड हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, जो गायब हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सवाल कानून का नहीं है, कानून के अनुपालन का है। दूसरी बात, यदि बच्चे को अगर हमें ट्रैफिकिंग से जोड़ना है, रोकना है, तो सबसे पहले प्रिवेंशन पे जोर लगाना पड़ेगा। दो मैं बातें कहना चाहूंगा जो इस कानून में आनी चाहिए, जो अभी तक नहीं आ रही हैं, जो कि इसमें एक बड़ा गैप है। पहला यह है कि लुक बीनीथ द सरफेस। हम कैसे, ये तो एक केस है ना, ये तो सतही बात है जो अभी सारे पैनल के लोग जिस पे एग्री कर रहे हैं, लेकिन लुक बीनीथ द सरफेस जो पहला उसका स्वरूप है, प्लेसमेंट एजेंसी हो, मसाज पार्लर हो, किसी और तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, और नॉर्मल बच्चे अगर काम करने के लिए ट्रैफिक किए जा रहे हैं, सब सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड हैं। दूसरा, फॉलो द मनी, आइडेंटिफाई कीजिए, अटैच कीजिए। आखिरकार ये एक कमर्शियल क्राइम है, ये एक पैसे के लिए किया जाने वाला अपराध है। और आखिरी चीज जो है वो इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की है, अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ। एक पॉइंट है कि स्पेशल एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए एक अलग से या एक खास, बीके साहब इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए बहुत जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है अभी ये संसदीय प्रक्रिया से इसको गुजरना है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, हाँ। और दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोई भी बच्चा अगर मिसिंग होता है तो उसमें एफआईआर मैंडेटरी है और दिल्ली में दर्ज हो रही है। इसीलिए केसेस बहुत बढ़ गए। वक्त है एक ब्रेक का वक्त। जी मैं आऊंगा सर, आप लोगों के पास आऊंगा, मैं समझ रहा हूँ। आप वक्त जल्दी से एक ब्रेक का, उसके बाद इसका शहरी पहलू, बड़े शहरों की समस्या है। हम ज़्यादा विकसित समाज की बात करते हैं। मेट्रोज में देश के 4 प्रमुख मेट्रोज हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। उसके आगे के शहरों में ये समस्या यहाँ से भी नहीं हट पाई। और जैसा बीके गुप्ता साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि इन जगहों के हिसाब से, जैसे स्वाति जी ने शुरुआत में कहा कि जीबी रोड है, इलाके सबको पता होते हैं, जो आपकी गली मोहल्ले में, आपकी कॉलोनीज में, आपके इर्द गिर्द जो इस तरह से ऑपरेट करके ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको चलाते हैं, उन पर गिरफ्त कब और किस तरह से हो। ये तो केसेस वगैरह जो बने वो तो बात की कहानी होती है, वो जो आपको शायद आपके पड़ोस में हो रहा हो पता ना चले, तो वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है। तो इसके शहरी पहलू पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।